Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस किया जा रहा था विद प्रैक्टिस क्वेश्चन. टुडे इज 11th of November 2023. तो जी शुरू करते हैं. ये है जी आज का जो डॉन न्यूज़पेपर है उसका ओपिनियन वाला सेक्शन और आज 11th of November है. इसके हम अंदर 3 जो एडिटोरियल हैं उनको डिस्कस करेंगे. देन वी मूव फॉरवर्ड और जो 4 ओपिनियन हैं उनको डिस्कस करेंगे. अगर इस सेक्शन से आप देखें तो 1, 2 एंड 3 ये 3 होंगे एडिटोरियल. देन ये ओपिनियन शुरू हो जाएंगे 4, 5, 6 एंड 7. एंड इंशाल्लाह आज के लेक्चर में भी आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी. तो चलें जी शुरू करते हैं. पीडीएफ का जो लिंक है न्यूज़पेपर का और टुडे लेक्चर का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के चैप्टर्स बना दिए गए हैं क्योंकि अगर लेक्चर की लेंथ लंबी हो जाती है डिस्कशन करने के दौरान तो आप जोन सा भी चाहें वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सब की अलग-अलग इनको चैप्टराइज यानी कि 7 चैप्टर हम इसके बना देते हैं. तो आप किसी को भी सुन सकते हैं जो आप समझते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके पर्सपेक्टिव में. व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इसको आप ज्वाइन करें. अगर ज्वाइन करने में कोई इशू आता है तो आप 2 दफ़ा ट्राई करें, ये इशू रिजॉल्व हो जाता है. और कोई भी जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूछ भी सकते हैं. कोई सजेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं. और जो लास्ट टाइम आप लोगों ने कमेंट्स किए थे उनको चेक भी किया गया था और उनका रिप्लाई भी दिया गया था. आज जो आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने जो असाइनमेंट है पहले वो मैं डिस्कस कर दूं कि उन्होंने क्या असाइनमेंट्स जो है वो करनी है. आप लोगों ने वन काज सिर्फ एक काज बतानी है जो इलिटरेसी की है पाकिस्तान में. ठीक है ना कि क्यों पाकिस्तान में जो इलिटरेसी इतनी ज्यादा है, एजुकेशन इतनी ज्यादा खराब है. उस वन काज को आपने 1 पैराग्राफ में आपने डिस्कस करना है और वो पैराग्राफ आपका जो है वो 7 to 10 सेंटेंसेस का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए. इसके अंदर आपने वो अपना मेन आइडिया विद स्पोर्ट जो है उसको कन्वे कर देना है. ठीक है जी. तो होता क्या है पैराग्राफ में, मैं आपको बता दूं, एक जो पैराग्राफ होता है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया डिस्कस करते हैं और उस आइडिया में एक तो होता है मेन आइडिया और बाद में उसको सपोर्टिंग जो आर्गुमेंट से प्रूव किया जाता है. और सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं जिनमें से वन इज एग्जाम्पल. आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू उसको प्रूव कर सकते हैं, जैसा भी आप मुनासिब समझें. तो ये आपका टुडे जो असाइनमेंट है स्टूडेंट्स की वो ये है कि आपने एक काज सिर्फ लिटरेसी की बतानी है जो आपको समझ लगती है कि जो मेन काज है और उसको आपने एक पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करना है जो कि 7 to 10 सेंटेंसेस का होगा. मैं उस पैराग्राफ को पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपको रिव्यू भी दूंगा. आगे चलते हैं जी. अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट जो एडिटोरियल है उसको. फर्स्ट एडिटोरियल है वर्किंग विद आईएमएफ. तो ये जो स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इसको आप साइट पर लिख दिया करें कि कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझ सकता हूँ खासकर उन स्टूडेंट के जो इनिशियल स्टेज पे हैं कंपेरेटिव एग्जाम्स में. उनके सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि ये वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ टॉपिक ये यहाँ कहाँ पर फिट होगा. तो उसके लिए आपकी आसानी के लिए मैंने इसको साइडों पर लिख दिया है कि कहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं. दूसरी चीज ये है कि जो मेरा जो मेन मकसद है इस सेक्शन को सिलेक्ट करने का डॉन का वो भी मैं आपको बता दूं. वो ये है कि आपकी जो आइडियाज हैं उनकी मेच्योरिटी हो जाए. देखिए आपको मेच्योर आइडियाज मिले, ये सोशल मीडिया वाले आइडियाज नहीं, जो हकीकत पसंद आइडियाज हैं ताकि आपके सामने वो आए, आपकी सोच मेच्योर हो. बस उसी मेच्योरिटी को आपने एक अच्छी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देना है और आप जो है ऐसे का पेपर और कंपोजिशन का पेपर अच्छे तरीके से पास कर जाते हैं. और जिसके ये 2 एग्जाम्स पास हो जाएं पेपर तो समझ उसकी एलोकेशन सीएसएस में पक्की होती है तकरीबन. तो चलें जी, वर्किंग विद आईएमएफ. वर्किंग विद आईएमएफ के अंदर ये जो टॉपिक है ये फिट होगा इकोनॉमी में. मेन जो टॉपिक है ये किसका है, इकोनॉमी का है.
इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, कितने पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे किससे मांग रहे हैं, कौन हमें वो पैसे दे रहा है। डील जो आईएमएफ के साथ हमारी अभी चल रही है उसके बारे में आपको क्लैरिटी आएगी। आईएमएफ के कंसर्न्स क्या हैं, आईएमएफ क्या यानी कि पैसे तो हमें दे रहा है लेकिन हमें साथ साथ कौन सी तजावीज़ दे रहा है वो इसके अंदर आपको समझ आ जाएंगी। और अभी जो न्यू पॉलिसी होगी आईएमएफ के शैडो के अंदर, आईएमएफ से मिलने के बाद जो पाकिस्तान न्यू पॉलिसी बनाएगा वो क्या होगी, यानी कि किन पे टैक्स लगाया जाने का खदशा है, किन को छोड़ा जाने का खदशा है, तो इसके ऊपर आपको होगी, यानी कि इकोनॉमी का जो करंट सिनेरियो है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि शॉर्ट टर्म 3 बिलियन लोन की जो है फैसिलिटी, इसका ये हमारा गोल है, ठीक है ना। ये क्या है, मेन गोल क्या था, 3 बिलियन एक शॉर्ट टर्म लोन है जो हमने किससे लेना था, आईएमएफ से पाकिस्तान ने लेना था, एक पैकेज है, उधार पैसे लेने थे इतने $3 बिलियन, ठीक है। कहते हैं अब क्या है कि टेक्निकल टॉक्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, अब आगे जा चुके हैं पॉलिसी डिस्कशन के ऊपर, यानी कि एक स्टेप से हम दूसरे स्टेप पे जा चुके हैं और ये हम स्मूथली चले गए हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है अब उम्मीद है हमको कि फंड विल रिलीज द सेकेंड ट्रेंड ऑफ 7-10 मिलियन वंस रिव्यू इज ओवर। तो बात यह है कि $3 बिलियन हमने लेना था, ठीक है ना, $3 बिलियन हमने लेना था और ये इन्होंने हमें टोटे टोटे करके देना था, छोटे छोटे किस्तों में देना था। और अब जो है सेकंड किस्त हमको मिलनी थी, पहले वाली किस्त हम लेकर खा चुके हैं, या जहां भी हमने लगानी थी लगा चुके हैं, उसकी तो बात अब छोड़ें, अब दूसरी किस्त मिलनी है। लेकिन दूसरी किस्त देने से पहले आईएमएफ ने हमें कुछ तजावीज़ दी थी कि ये चीज़ें अपनी इकोनॉमी में बेहतर करें और करके दिखाएं हमको, तो उसके बाद हम आपको दूसरी किस्त देंगे, और वो चीज़ें हमने करके इनको दिखाई हैं, इन्होंने जो भी कहा है, ठीक है ना। कहते हैं ना आईएमएफ की बात मानते हैं, आईएमएफ की बात मानते हैं, आईएमएफ जैसे कहती है कि यहाँ पर आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, तो ये आप पैसे ज़ाया ना करें, तो वो हमने करके दिखाई है। तो इस वजह से अब हमको उम्मीद बन रही है कि $7-10 मिलियन पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाएंगे, जिससे क्या है पाकिस्तान के अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे और उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक हो गया जी। अब जाते हैं आगे। आगे कहता है बैकअप मेजर्स, जब ये डील होने जा रही है तो इसके बैक के अंदर कौन से मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है ना। कहता है इसके बैक के अंदर 2-3 मेजर्स ये लिए जा रहे हैं कि जनवरी से जो है ना रिटेलर्स जो हैं और जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इन दोनों के ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। और ये टैक्स क्यों लगाया जाएगा, ताकि पाकिस्तान का जो टारगेट है 9.4 ट्रिलियन रुपीस का बजट बनाने का वो पूरा किया जा सके, एक चीज। दूसरी कहता है कि जो पब्लिक डेवलपिंग स्पेंडिंग्स है ना उनको बंद नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कोई किस्म की रोक नहीं लगाई गई। तो ये है क्या बैकअप के ऊपर जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को तजवीज दी हैं, वो ये वाली दो अभी फिलहाल चल रही हैं। आगे मैंने SIFC ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि इसका आगे जिक्र होना है, तो मैंने कहा इसको पहले ही मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि जब जिक्र हो तो आपको समझ आ जाए। SIFC बेसिकली ये है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कॉन्स्टिट्यूटेड किया था, क्या कॉन्स्टिट्यूट बनाया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक यानी कि कह ले कि सेल बनाया है या काउंसिल बनाई है, किस काम के लिए बनाई थी, टू सर्व एज वन विंडो, यानी कि एक ऐसी विंडो, वन विंडो काउंसिल बनाई है, प्लेटफॉर्म बनाया है, किस लिए, टू फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग एंड प्रोमोट एज वेल एज फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, कि अगर बाहर के मुल्क से कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उस बंदे के लिए वो बंदा सीधा बस इनके पास आ जाए, SIFC वालों के पास, और उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यह बनाया था SIFC, ताकि जो भी बंदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको क्या किया जाए, उसकी डिसीजन मेकिंग में, उस प्रमोशन में, ठीक है, फैसिलिटेशन में, और इस प्लेटफॉर्म स्पीडीली उसके काम को देखा जाएगा और किया जाएगा। ये है जी SIFC। अब आगे आ जाए जी।
आगे कहता है कि अब आईएमएफ के जो कंसर्न है, बैकअप मेजर्स जो हो गए वो ठीक है, आईएमएफ के कंसर्न क्या है, वो करना क्या चाहता है, वो कहता है कि वो एक्सचेंज रेट को मैनेज करना चाहता है, ठीक है, इंटरवेंशन करना चाहते करेगा इसमें एक्सचेंज रेट को मैनेजमेंट करने में। और इसके अलावा द रोल ऑफ द SIFC इन अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स थ्रू प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना, एंड द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू रेज बायलैटरल एंड कमर्शियल लोन्स टू मीट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स। ये दो तीन जो काम है इसके अंदर क्या करेगा आईएमएफ जो है, पाकिस्तान को मशवरे देगा या पाकिस्तान को कहेगा ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो पाकिस्तान उसके ऊपर क्या करेगा, अमल पैरा भी होगा। ये होंगे आईएमएफ के कंसर्न, एक्सचेंज रेट और जो इन्वेस्टमेंट आएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो ग्रीन फील्ड के अंदर ब्राउन फील्ड के अंदर, तो ये प्राइवेटाइजेशन सेक्टर के थ्रू होगी, और बायलैटरल जो कमर्शियल लोन्स पाकिस्तान लेगा उसके ऊपर उसको डिस्कस किया जाएगा, इसको राय दी जाएगी। आगे वो कहता है, नेक्स्ट बात करता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ना हमारा ये जो ऊपर वाली डील है, यानी कि और हमें पैसे मिल जाते हैं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये पैसे मिल जाते हैं तो फिर हम आगे लॉन्ग टर्म बेल आउट पैकेज जो है ना, एक लंबा पैकेज भी ले सकते हैं। अभी तो हमें शॉर्ट टर्म मिल रहे हैं ना, तो बराए मेहरबानी ये चीज़ कल भी डिस्कस की थी, आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको गौर से सुन लें। मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर्स को गौर से सुन लें, जिसने नहीं सुने सारे के सारे बैठ के एक दफ़ा सुन ले, तो इंशाल्लाह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये क्योंकि एक चेन है, ठीक है ना, चेन है ये जो चलती जा रही है, तो पीछे वाली चीज़ें अगर मैं रिवाइज करना शुरू कर दूंगा तो वो क्या होगा, वो लंबी बड़ी हो जाएगी। तो पीछे वाली चीज़ें मैं पीछे छोड़ना चाहता हूँ, आगे नई बातें करना चाहता हूँ। तो पीछे वाली चीज़ें आप जाकर पिछले लेक्चर से सुन लें। तो ये बात भी हो चुकी है कि लॉन्ग टर्म बेल आउट पैकेज अगर लेना है आईएमएफ से तो उसके लिए इलेक्शंस का होना भी जरूरी है, फिर बात ना दूर निकल जाती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये मिलेगी, ये भी एक पाकिस्तान की मजबूरी है इलेक्शन करवाना, मगर ये ना मरना, ये करवाए ही ना, ठीक है ना। तो कहता है कि इसकी तरफ मैं नहीं जाता, ये प्रीवियस लेक्चर आप लोग सुने जाकर, उधर ये बातें डिस्कस की गई हैं। फॉर पाकिस्तान के लिए कहता है कि फिर लंबा पैकेज लेना भी आसान हो जाएगा। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कहती है, केयर टेकर गवर्नमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है आईएमएफ से और पैसे लेने की, अगर जो प्रॉमिस किया हुआ ना गल्फ इन्वेस्टमेंट ने, कंट्रीज ने, वो एक दफ़ा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाए ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गल्फ कंट्रीज की, तो पाकिस्तान को दोबारा जो है आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें इतनी कोई खास सच्चाई नज़र नहीं आती। तो जनाब आगे आ जाते हैं कि वाई, क्यों हम लोग बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं। ये देखें ना, ये इकोनॉमी की है ना, ये इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट पिलर, ये न्यूज़पेपर वाला चीज़ें बताता है, मैं अपने से नहीं बताता, आप इसको देख सकते हैं कि वाई रिपीटेडली विजिट आईएमएफ फॉर हेल्प, हम क्यों बार बार जाते हैं, तो उसकी वो दो तीन चीजें बताता है। नंबर वन कहता है कि बिकॉज ऑफ डिकेड्स ऑफ पुअर गवर्नेंस, डिकेड कहते हैं 10 साल को, ठीक है, तो डिकेड्स ऑफ पुअर गवर्नेंस की वजह से हमें बार बार जाना पड़ता है। बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारी जो इकोनॉमी की पॉलिसीज हैं वो बड़ी कमजोर हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। और रॉन्ग प्रायोरिटीज की वजह से हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। रॉन्ग प्रायोरिटीज की अगर मैं एग्जांपल दूं तो यस्टरडे जो मैंने लेक्चर जो दिया अपना अपना डिलीवर किया था, उसके अंदर था एक रोबोट जो कि उनकी परचेज उनको करना था, ठीक है ना, वो आप सुने कि क्या है कि उस वहां पर हम मिलियंस ऑफ रुपीस के, पता नहीं मिलियन या बिलियन ऑफ रुपीस के क्या कर रहे हैं, रोबोट खरीदने जा रहे हैं जो क्या करेंगे, सर्जरीज करेंगे। और वो रोबोट जो है 4 रोबोट हमने लेने हैं फॉर अपग्रेडेशन, किसकी अपग्रेडेशन के लिए, हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन के लिए हमने लेने हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? उन्होंने कहा जी अब हमारे पास जो है इससे सस्ते चीजें अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम सर्जरीज कर सकते हैं, तो हमें क्यों, क्या जरूरत है ये पैसे फजूल जाया करने की। तो लेकिन सीएम जो केयर टेकर है वो कहता नहीं जी लेने हैं। तो यहाँ से आपको पता लगा रॉन्ग प्रायोरिटीज हमारी क्या है, कि वो काम हम करते हैं जिससे क्या हो, अवाम को फायदा हो ना हो, लेकिन जो बैठे हैं पावर में उनको फायदा होना चाहिए, उनको क्या है होना चाहिए, बीच में से कमीशन मिलना चाहिए। तो इस वजह से हमें बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। तो ये जनाब अली आपकी इकोनॉमी में इंशाल्लाह आपके इकोनॉमीज के कंसेप्ट को बड़ा हेल्पफुल रहेगा। सेकंड जी, सेकंड है पोलियो एरेडिकेशन।
पोलियो रेडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो पोलियो रेडिकेशन का जो टॉपिक है ये आपका इस्तेमाल होगा हेल्थ के अंदर। इस एडिटोरियल ये डायरेक्ट आपका कहाँ पे अपना सिलेबस के पॉइंट व्यू से हेल्थ में इस्तेमाल होगा। उसके बाद ये इस्तेमाल होगा आपका, अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस के अंदर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर एक और मैं बात बता दूं, ग्लोबलाइजेशन, उसके अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जो जेन में चीजें आती हैं फिर मैं उसको ऐड कर देता हूँ। और आगे इसके अलावा ये बताएगा क्या कि पोलियो का स्टेटस पाकिस्तान में क्या है, क्या रीजंस क्या है कि जो अभी तक जो है पोलियो को हम जो खत्म नहीं कर सके। और इस पोलियो में अफगानी पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो केसेस आ रहे हैं उसमें अफगानिस्तान का क्या रोल है। और फाइनली ये बताएगा कि कौन से मेजर्स हमको लेने चाहिए। और मेजर्स की सामने रखते हुए अगर मैं बात करूँ ना, तो जनाब अली ये जो मैयर्स होते हैं ना, ये बेसिकली बहुत से मैयर एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि जितने भी सोशल इश्यूज है ना उसमें अगर मैं बात करूँ ना कि फंड्स देने चाहिए जी आपको, गवर्नमेंट क्या करे, फंड्स दे। ठीक है, फंड्स को ना रखे, प्रायोरिटी बनाए इस चीज को। तो ये सब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेयरनेस दे लोगों को। ये देखें ना, ये ऐसे मेजर्स हैं जो आप एजुकेशन बेहतर करनी है, हेल्थ बेहतर करना है, कोई भी, तो ये सारे क्या है, हरफन मौला हैं, सबके लिए लगते हैं, ये कॉमन है सबके लिए। तो इन्हीं को आप थोड़ा सा रिवॉल्व करना सीख लें तो आपकी मेच्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। पोलियो एरेडिकेशन कहता है कि पोलियो के जो वायरस है ना, वायरस के केसेस पोलियो के वो बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी 9 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं 6 जिलों के अंदर। अब यहाँ पर क्या है कि पोलियो वायरस का ना वो एक वेरिएंट बताता है YB3 है, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है लेकिन ठीक है अगर याद रख भी लें। YB3 एक पोलियो वायरस का क्लस्टर है, यानी कि एक कह लो कि नस्ल है जो जेनेटिकली एक जैसे हैं। तो ये कहता है कि अफगानिस्तान में सर्कुलेट करता है बेसिकली। ठीक है ना। और सजेस्टिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, तो ये मतलब क्या है कि पाकिस्तान में अगर पाया जा रहा है तो फिर ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान क्या हुआ है, आया है। अब वो आगे कहता है कि इलेक्शन से पहले, बिफोर इलेक्शंस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना, जो पहले अभी जो कहाँ पर लगी हुई हैं कि अफगानिस्तानियों को वापस भेजने में मसरूफ हैं, वो वाली जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको आप अटैच करें किसके साथ, पोलियो वर्कर्स के साथ, जो क्या कहते हैं वैक्सीनेशन कैंपेन करते हैं। उसमें क्या करें, पोलियो वर्कर्स के साथ उनकी ड्यूटी लगाएं ताकि उनको बेचारों को सिक्योरिटी मिल सके। तो आपने देखा है जो नॉर्थन एरियाज है वहां पर अगर कोई जाता है पोलियो वर्कर्स तो अक्सर को जो क्या कर देते हैं, उनको मार भी दिया जाता है। तो ये इसके लिए आगे वो कहता है हाउ टू कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ पोलियो वायरस, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अब आगे सारे का सारा आपको बताएगा कि कैसे जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कहता है नीड ए कमिटेड गवर्नमेंट एंड सपोर्टिव सिक्योरिटी अपरेटस, ये दो चीजें होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए और एक सिक्योरिटी अपरेटस होना चाहिए जो कि इन पोलियो वर्कर्स को आप लोग दें। आगे वो कहता है कि 90% ऑफ द केसेस जो है ना लिंक किए गए हैं अफगानिस्तान से। और इससे क्लियर होता है कि क्रॉस बॉर्डर जो कोऑपरेशन है ना वो जरूरी है और हेल्थ स्ट्रेटजीज जो है उनकी जरूरत है। यानी कि आपको क्रॉस बॉर्डर अफगानिस्तान वालों को भी रजामंद करना पड़ेगा कि जनाब अली आप भी क्या करें, इस पोलियो वायरस को खत्म करने में मदद दें क्योंकि आपकी तरफ से ये पोलियो वायरस आ रहा है। अब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना इसमें वो बताएगा कि किस तरह से हम पोलियो वायरस को काउंटर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, क्या मेजर्स हमने लेने हैं। और इनमें से कई मेजर्स ऐसे हैं जो आप हेल्थ के लिए या दूसरी चीजों के लिए भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जी कहते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी पड़ेगी और हाई हाई रिस्क एरिया के अंदर जहां पर क्या है लिमिटेड एक्सेस है टू हेल्थ केयर की, कि वहां पर क्या करना पड़ेगा, लोगों को जाकर वैक्सीनेशन बच्चों को बन के देनी पड़ेगी प्रायोरिटी बेसिस पर। कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा, जो आम लोग हैं उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। एजुकेशन दोनों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि लोग जो हैं वो वैक्सीन नहीं लगवाते। लास्ट टाइम ये बात हुई थी, पिछले एडिटोरियल्स के अंदर भी ये पोलियो का केस आया था। तो लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते, क्योंकि जो मौलवी हैं उस तरह के जो कम पढ़े लिखे हैं रिलीजियस क्लास के, उन्होंने लोगों को ये कहा हुआ है, बात मैं सीधी आपको बताता हूँ जो हमारी सोसाइटी में है, कि जनाब ये जो पोलियो है ना वैक्सीन, इसमें क्या है, इसमें जो पिग होता है ना सूर,
उसके जरासीम डाले गए हैं। क्यों जी? ये यहूदियों की साजिश है ताकि आपके जो बच्चे हैं वो नामर्द पैदा हों, या आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर जो सूर वाली क्वालिटीज़ पैदा हो जाएँ, और ये यहूदियों की साजिश है। और इस वजह से फिर जो नॉर्थर्न एरियाज़ के लोग हैं ना, वो ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं, मुल्ला क्लास को। तो उन्होंने क्या किया कि वैक्सीन अपने बच्चों को लगवाते ही नहीं हैं। किसकी? पोलियो की। ये वो रियलिटी है जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जिसको आप में से कई लोग जानते हैं। तो इस वजह से लोग हेजिटेशन फ़ील करते हैं। तो फिर लोगों को क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, जनाब ये जो आपके ज़हन में किसी ने चीज़ डाली है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर ही लोग जो हैं वो रज़ामंद होंगे वैक्सीन लगवाने में, तो फिर ही हम पोलियो को कंट्रोल कर सकेंगे। उसके बाद अवेयरनेस जो है वो फैलानी पड़ेगी कि ये वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर एक बच्चा वैक्सीन नहीं लेता, तो वो कल को किस तरह से मजबूर हो जाएगा और ज़िंदगी उसकी कितनी मुश्किल हो जाएगी। सैनिटेशन का मसला हल करना पड़ेगा। सैनिटेशन में आपका ये जो पेशाब वगैरह, वेस्टेज मटीरियल का रास्ते वगैरह, ये सारे जो हैं, ये आ जाते हैं। तो सैनिटेशन का आपको हल करना पड़ेगा, साफ पानी आपको देना पड़ेगा। तो कहता है बल्कि यही यही चीज़ें अगर आप दे देंगे, तो ये क्या है, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ क्या है कि पोलियो को ख़ात्मा करेंगी, बल्कि आपकी जो पब्लिक की हेल्थ को भी बेहतर कर देंगी। और उसके बाद कहता है कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट फंडिंग चाहिए। ये नहीं कि एक दफ़ा वैक्सीनेशन करवा दी बट 1 साल में, तो बाद में 6 महीने 6 साल करवाई ना, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट पैसे चाहिए, फंडिंग चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए पोलियो कैंपेन के लिए, ठीक है ना? और उसके अलावा वैक्सीन की एक प्रॉपर तादाद जितनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और इसके अलावा वर्कर्स को क्या करना, सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना? और गवर्नमेंट जो है उसको जो है एक चीज़ करनी चाहिए, सस्टेन्ड डिसरप्ट बाय पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस। जितनी मर्जी पॉलिटिकल हालात खराब हो जाएं, जितने मर्जी इकोनॉमिक हालात खराब हो जाएं, गवर्नमेंट जो है इस चीज को, पोलियो वैक्सीन को बंद नहीं करेगी। ये अप्रोच गवर्नमेंट की चाहिए। अगर ये ऊपर वाले सारे के सारे हम काम कर लेते हैं, तो फिर ही जो पाकिस्तान जो है पोलियो से क्लियर हो सकता है। तो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स है ना टू दिस काज विल बी क्रूशियल इन सिक्योरिंग हेल्थी पोलियो फ्री फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन। तो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है ना ये ऊपर वाले सारे कामों की, यही इंश्योर करेगी कि जो आने वाला वक्त है उसमें क्या होने वाला है। नंबर 3 जी, फिशरमैन्स प्लाइट। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको पहले तो फिशरमैन जो हैं पाकिस्तान में, वो कहाँ पर मछलियां पकड़ते हैं और क्या मसला उनको पेश आता है। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। और इसमें जो है इनको जो है इंडिया वाले इन फिशर्समैन को बार बार पकड़ कर ले जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया वाले के जो मछेरे हैं उनको पकड़ लेते हैं, मछली पकड़ने वालों को। और इंडिया वाले पाकिस्तान वालों को, और पाकिस्तान वाले इंडिया वालों को पकड़ ले जाते हैं। क्यों पकड़ के बार बार ले जाते हैं, इसके ऊपर बात होगी। इसका सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर बात होगी। इस पकड़े जाने से जो मछेरे हैं उनकी इकोनॉमिक ज़िंदगी पर और साइकोलॉजिकल क्या उनको इम्पैक्ट्स आते हैं, और किस तरह से ये मछेरों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, तो इसके ऊपर बात होगी। तो ये आप जो है इकोनॉमी के अंदर भी इसको आप डिस्कस कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ग्रीन, जिसे हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी, जिस जहाँ पर हम जो है समुंदर से लिंक करते हैं, तो वहां पर फिशरमैन जो है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, उस तरह बात हो सकती है। तो कम से कम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में तो आप इसको एडअप कर ही सकते हैं। तो जी चलते हैं जी। कहते हैं कि पुअर फिशरमैन आर इजिएस्ट टारगेट ऑन अदर साइड। पाकिस्तान वाली साइड पर भी और इंडिया साइड पर भी ये सबसे आसान टारगेट है। होता क्या है कि ये अगर पाकिस्तान है और साथ मैप लगा लेता फिर भूल गया, वरना आपको काफी आसान हो जाना था। समुंदर है जी पाकिस्तान और इंडिया का, आपको पता है। यहाँ पर पाकिस्तान है, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड, यहाँ पर इंडिया है, और ये जो है हमारा सी अरेबियन सी है। तो यहाँ से लोग जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक मैरीटाइम बाउंड्री है, वो समुद्र पानी में तो पता नहीं चलता, तो ये क्या करते हैं, थोड़े आगे चले जाते हैं। यहाँ पर अगर चले जाते हैं तो इंडिया वाले फौजी इनको पकड़ के ले जाते हैं। इसी तरह इंडिया वाले अगर इसको क्रॉस करके पाकिस्तान वाली साइड पे आ जाते हैं मछलियां पकड़ते पकड़ते, तो पाकिस्तानी फौजी इनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों साइडों पर इनकी गिरफ्तारियां होती रहती हैं। इनको फिर क्या कई सालों तक जेल में रखा जाता है, फिर वापस कर दिया जाता है एज ए गुडविल गेस्चर, ठीक है ना। इनका क्राइम क्या होता है जी? बेसिकली इनका क्राइम ये होता है कि इन्होंने मैरीटाइम बाउंड्री जो होती है ना क्रॉस कर दी होती है। क्यों? दैट इज नॉट डिमार्केटेड, जो कि डिमार्केटेड भी नहीं है, जिससे पता भी नहीं चलता पाकिस्तान पानी के ऊपर कि किस मुल्क की हदूद शुरू हो गई, कोई पता नहीं चलता।
लेकिन वो मछलियां पकड़ते पकड़ते उसको क्रॉस कर लेते हैं, तो इस वजह से इनको भी फिर क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अजय कहता है कि व्हेन दे आर रिलीज्ड, जब उनको रिलीज किया जाता है तो फिर क्या होता है, वहां पर एक पूरा का पूरा मीडिया का इवेंट बन जाता है, चैरिटीज होती हैं वहां पर। जब इनको रिलीज किया जाता है, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, इनको हार पहनाते हैं, इनको गिफ्ट देते हैं, कैश दिया जाता है, और फाइनली इनको अपने घर छोड़ दिया जाता है। कहता है इसी तरह की एक एपिसोड जो हुई है अभी कराची में, तो 80 जो इंडियन जो बछेरे थे ना, फिशरमैन, उनको ट्रेन के जरिए लाहौर भेजा गया, और लाहौर से फिर वो क्रॉस करके इंडिया जाएंगे, अपने घरों को वापस चले जाएंगे। और इनमें से मेजोरिटी जो है ना वो 3-4 साल से पाकिस्तान में कैद थी। तो ये तो होगी स्टोरी। अब एक्टिविस्ट क्या कहते हैं, एक्टिविस्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जो यानी कि ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं या ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही हैं, वो ये कहती हैं कि ये जो तरीका, नो डाउट इन लोगों को जैसे पाकिस्तान में थे तो इनको अच्छे तरीके से रखा गया है, लोकल जो अथॉरिटीज है इनको अच्छे तरीके से रखती हैं, मगर ये लोग अपनी फैमिलीज के बारे में बड़े परेशान होते हैं जो इंडिया में थी। स्पेशली क्यों परेशान होते हैं कि उनके खाने पीने का कौन इंतजाम करता होगा, ठीक है ना, इकोनॉमिकली उनकी फैमिलीज जो है वो कैसी जिंदगी गुजार रही होगी, तो इस लिहाज से ये बड़े परेशान होते हैं। तो एक्टिविटीज ने और भी कहा है कि दैट करंटली देयर आर अराउंड 89 पाकिस्तानी फिशरमैन, तकरीबन 89 पाकिस्तानी जो फिशरमैन हैं वो यहाँ पर हैं, इंडिया की हिरासत में हैं। तो वो कहते हैं इससे होता क्या है, ये जो बछेरे हैं इनकी जो है ना साइकोलॉजिकली और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होते हैं इनके ऊपर, इनके जहन के ऊपर बहुत खतरनाक होते हैं वो। और इनमें से कहता है ज्यादातर जो आते हैं हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, गरीब होते हैं, और इनकी जो कश्तियां होती हैं वही सारा कुछ इनका होती हैं, लेकिन जब इनको पकड़ लिया जाता है तो इनकी कश्ती भी पकड़ ली जाती है। तो इनको तो वापस भेज दिया जाता है लेकिन इनकी कश्ती यहीं पे रह जाती है। तो फिर जाकर उनको फिर क्या करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया को जो है ना इस इशू को फिशरमैन एज ए प्रायोरिटी जो लेकर इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया को इस इशू को क्लियरली जो है इसको डिस्कस करना चाहिए। आगे वो कहता है कि अगर जो है, अगर कोई बंदा आ भी जाता है बाउंड्री के अंदर, पानी टेरिटरी के अंदर क्रॉस कर लेता है, तो उसे वार ना आप लोग कर दें, ठीक है ना, उसे कहें कि आप वापस चले जाओ, ना कि उसे आप लोग क्या कर लें, उसे अरेस्ट ही कर लें। तो आप ये भी तो काम कर सकते हैं ना। और इसके अलावा दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम एक्टिविटीज ने कहा है कि आप लोग एक मैरी टाइम बफर जोन बना लें, कि यानी कि ये इंडिया है, पाकिस्तान है, और ये इंडिया है, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसके बीच में एक फ्री इलाका बना दें कि जहाँ पर दोनों फिशरमैन जाएं और जाकर मछलियां वगैरह पकड़ें और वापस वापस आ जाएं। तो ऐसा एक आप बना दें, उससे क्या होगा कि वो फ्रीली मछलियां भी पकड़ सकेंगे और उनको कोई अरेस्ट भी नहीं करेगा। तो फिर वो कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नो डाउट जो बड़े बड़े मसाइल तो हैं ही, जिनको हल करना जो है बहुत मुश्किल भी है, लेकिन कहता है कि इस छोटे से मसले को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। बस इसको आप ना सर क्रीक डिस्प्यूट जो है ना उससे लिंक ना करें, यानी कि जो हमारा बड़े इश्यूज हैं, कश्मीर है, सर क्रीक है, उससे उससे इसको लिंक ना करें। ये तो हमारा छोटा सा मसला है, तो इस मसले को तो आप लोग बड़े इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो जनाब ये था आपका थर्ड एडिटोरियल। अब हम चलेंगे आगे हमारे ओपिनियंस की तरफ। ओपिनियंस के अंदर जो हमारा फर्स्ट ओपिनियन है ना, वो है आउट बैंकिंग एफिशिएंसी, सॉरी, आवर बैंकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो जो इसका मेन बात करने का मकसद ये है कि जो इस्लामिक बैंक है ना, जब आप लोग वहां पर पैसे जमा करवाते हैं ना, तो वो आपको रिटर्न में जो देते हैं ना, सूद कह लें या जो भी उसका कह लें, रिटर्न में जो पैसे देते हैं ना, वो दूसरे जो आम बैंक, ऑर्डनरी बैंक कन्वेंशनल होता है, ऑर्डनरी आम नॉर्मल बैंक जो है उनसे कम आपको वो पैसे रिटर्न में देते हैं। तो इसके ऊपर इसकी बेसिक डिस्कशन है। लेकिन क्योंकि ये बंदा भी खुद भी जो है ये डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, तो ये पहले जो है ना ये सारी की यहाँ पर स्टोरी में, एक मिनट, तो पहले जो है ना ये इस एरिया के अंदर ये जो शुरू वाला है सारे का सारा, इसमें जो है ना ये डिफिकल्टीज बताता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं लोगों को जब वो बैंक का विजिट करते हैं, कस्टमर को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर वो जाकर, जहाँ पर मैंने स्टोर लगाया है, तो यहाँ पर वो जाकर शुरू करता है कि जब एक बंदा जाता है बैंक में कि जनाबी अली मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर उसको क्या जो है वो बिहेवियर फेस करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जाकर ये डिस्कस करेगा कि जनाबी अली जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो डिजिट्स आए हैं उसके मुताबिक कौन सा बैंक जो रिटर्न में कितने पैसे दे रहा है। और सबसे एक प्यारी बात जो है वो यहाँ पर ये एक्सप्लेन करेगा, जो कि बड़ी ही अच्छी बात थी,
और वो बात ये थी जनाब अली कि जैसे हमें पता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% के ऊपर क्या किया है, मैनेज किया है अभी इस महीने के लिए भी, यानी कि नवंबर के लिए भी, ठीक है ना। तो जब एक बंदा जिसने डिपॉजिट करवाए होते हैं पैसे, उसे तो रिटर्न 22% के हिसाब से नहीं मिलता, उसे तो कम मिलता है, उसे तो 15%, 17%, 10%, जो भी बैंक है, तो उसे क्यों कम मिलता है, उसे 22% क्यों नहीं मिलता, वाई? इस चीज का भी ये जवाब यहाँ पर देगा, ठीक है ना। इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि वेयर इट विल यूज कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले जनाब क्लैरिटी आएगी रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रॉब्लम्स जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर कस्टमर्स को डील करनी पड़ रही है वो आपको पता चलेगा रिगार्डिंग कस्टमर्स, ठीक है ना। और उसके बाद वाई जो इस्लामिक बैंक है वो क्यों पे करते हैं लोग, और स्टेट बैंक की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस पॉलिसी के अंदर जो वो पे करते हैं लोग, का स्टेट बैंक का इसके अंदर कोई हाथ है। और कंपैरिजन करेगा इस्लामिक बैंकिंग का और कन्वेंशनल बैंकिंग सेक्टर का। तो ये चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी और इसको आप डायरेक्टली जो आपका मेन टॉपिक है वो है इकोनॉमी, उसके पर्सपेक्टिव में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये काफी चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज इनसाइड। तो जनाब यार सुनते जाएं गौर से और समझते भी जाएं, और जहां लिखने की जरूरत होगी आई विल राइट डाउन। कहता है कि हाउ एफिशिएंट कमर्शियल बैंक्स इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो कितनी एफिशिएंट हैं। तो फिर वो आगे बात करता है कि जनाबी अली जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है ना, वाइल ट्रांजैक्शन एंड चेक क्लियरिंग, ट्रांजैक्शन करनी हो, चेक क्लियर करवाना हो, तो उसमें तो बड़ा अच्छा है और फास्ट भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना सर्विसेज की रिक्वायरिंग पर्सनल विजिट, ऐसी सर्विसेज जिनमें कस्टमर को पर्सनली जो है वो क्या करना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, तो फिर क्या होता है किसी भी ब्रांच का, तो फिर जो स्टाफ है ना हैव नॉट चेंज्ड मच, तो फिर जो स्टाफ है वो चेंज कोई नहीं हुआ। यानी कि अगर ऐसा काम जिसमें आपको पर्सनली जाना पड़ता है आपको वहां पर काफी धक्के खाने पड़ते हैं। फिर वो कहता है वन स्पेसिफिक सर्विस, उन सर्विसेज में से एक सर्विस की बात करती है और वो है डोरमेंट अकाउंट, कि अगर किसी बंदे का अकाउंट जो है वो डोरमेंट हो जाए तो फिर उसको दोबारा उसने अगर एक्टिवेट करवाना है तो फिर उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। बेसिकली आप अकाउंट खुलवाते हैं, ज्यादा अरसे तक अगर आप अपने अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ना करें तो वो आपका अकाउंट क्या हो जाता है, डोरमेंट में चला जाता है। तो आपको दोबारा जाकर उसको क्या करना पड़ता है, रीएक्टिवेट करवाना पड़ता है। तो ये होता है डोरमेंट अकाउंट, ठीक है। उसमें वो फिर क्या कहता है कि यहाँ पर वो फिर बात करता है डोरमेंट अकाउंट की, और बात खास तौर पे वो कहता है कि वो वाले अकाउंट जिनमें लोगों ने डॉलर रखा होता है, डॉलर सेविंग के लिए लोग जो है वो अकाउंट खुलवाते हैं, उनकी वो बात करता है। वो कहता है कि एक बंदा है जो डॉलर जो है एक्सचेंज करवाता है और डॉलर लेता है, उसके बाद वो सेविंग के पर्पज से क्या करता है इस अकाउंट के अंदर रखवा देता है, क्योंकि इन्फ्लेशन होती है ना जब, तो इन्फ्लेशन में क्या है जो आपकी करेंसी है वो डी वैल्यू हो जाती है, तो अगर आपने डॉलर में लेकर पैसे रखे होते हैं तो वो डी वैल्यू नहीं होंगे। तो इसको सामने रखते हुए वो इंसान क्या करता है, उसको जमा करवा लेता है। तो क्योंकि उसकी ज्यादातर सोच यही होती है कि मैंने सेव करना है, तो वो फिर क्या करता है 6 महीने तक साल तक कोई ट्रांजेक्शन करता ही नहीं है, कोई निकलवाता ही नहीं है उसमें से। तो फिर जब वो ये काम करता है तो फिर उसका अकाउंट क्या होता है, डोरमेंट में चला जाता है। और फिर वो कहता है कि इस सूरत हाल में फिर क्या है, वो फिर आगे ये कहता है ये सूरत हाल होती है जिसकी वजह से अकाउंट डोरमेंट में चला जाता है। और नेक्स्ट वो कहता है कि इसी तरह से वो एक वाकया बताता है जिसमें जो कस्टमर है ना उसका ज्वाइंट अकाउंट था उसकी बेटी के साथ, यानी कि बाप का और बेटी का ज्वाइंट अकाउंट था किसी इस्लामी बैंक के अंदर, तो उनका अकाउंट चला जाता है डोरमेंट में। फिर उनकी वो स्टोरी यहाँ पर सुनाता है। वो कहता है कि उन दोनों को क्या कहा गया कि जनाबी अली आप दोनों ने आना है, बैंक इकट्ठे आना है, शनाख्ती कार्ड लेकर आना है, और फिर आपका जो अकाउंट है ना उसको हम क्या करेंगे, रीएक्टिवेट करेंगे। तो कहता है कि वो दोनों माँ बेटा, दोनों बेटी और उसका बाप, दोनों जिनका ज्वाइंट अकाउंट था वो बैंक आते हैं, शनाख्ती कार्ड भी लेके आते हैं, उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होती है। ये सारा कुछ हो जाने के बाद जो बैंक में ब्रांच ऑफिसर है ना वो आगे नया क्या बात कर देता है, कहता है कि जब आप लोग अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके सर्टिफिकेट भी दें।
तो कहता है फिर उसको बताया जाता है कि जनाब जब हमने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था तो उस वक्त हमने अपने सोर्स ऑफ इनकम के जो है ना सर्टिफिकेट्स दिए थे, सबूत दिया था। तो इसके ऊपर जो है वो बैंक जो ब्रांच ऑफिसर है वो कहता है जनाब अली, जब भी आपका अकाउंट गवर्नमेंट में किसी का जाता है उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करना पड़ता है, तो उस वक्त क्या किया जाता है, दोबारा से जो है ना कस्टमर से जो है वो मांगा जाता है जनाब अली क्या, जो सोर्सेज हैं इनकम के। तो इसके लिए फिर जो है उनको कहा जाता है, फिर वो वापस जाते हैं और जाकर वो क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम का सर्टिफिकेट लेकर दोबारा बैंक आते हैं, दोबारा बैंक आकर वो क्या करते हैं, इसको जो है जमा करवाते हैं। तो उसके बाद भी उनको ये सुनना पड़ता है कि तकरीबन 1 हफ्ता आपका और लग जाएगा। तो फिर वो कहता है कि कहता है 1 हफ्ता और लग जाएगा और आपको क्या है मोबाइल पर क्या है आगाह कर दिया जाएगा जब आपका बैंक जो है, जब आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर वो एक स्टोरी सुना रहा है, एक बेटी की और बाप की, जिनका अकाउंट ज्वाइंट था और वो डोरमेंट में चला गया। कहता है वो सारा को देख के वो कहते हैं जी अब आपको मोबाइल फोन पर आगाह कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डे क्या होता है, कहता है कि नेक्स्ट डे फिर दोबारा से एक कॉल आती है बैंक की तरफ से और कहा जाता है कि जो आपकी बेटी थी ना उसकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हुई, तो लिहाजा आपको अब दोबारा आना पड़ेगा बैंक और दोबारा से जो है दोनों को आकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, जो रीडर है वो सोच रहा होगा कि जनाब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर किसी को पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ जाए तो वो बेचारा क्या करेगा। ठीक है, और आगे फिर वो चलता है, कहता है कि इसी तरह की जो डिफिकल्टीज है ना, वो एक और केस है, अकाउंट है एज में डोरमेंट फॉर 3। कहता है इसी फिर एक स्टोरी ये सुनाता है, फिर दूसरी स्टोरी वो सुनाता है। ठीक है, दूसरी स्टोरी के अंदर वो कहता है कि इसी तरह का हमने एक और केस था जिसमें जो अकाउंट है वो डोरमेंट में चला गया और 3 इयर्स उसको लग गए रीएक्टिवेट होने में। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो जिनका अकाउंट था वो कहाँ रहते थे, अमेरिका में रहते थे, यूएसए में रहते थे और मियाँ बीवी थे। तो अब इसमें ये था कि दोनों का एट अ टाइम आना जरूरी है क्योंकि उनका ज्वाइंट अकाउंट था, लेकिन वो दोनों एट अ टाइम नहीं आ सकते थे, कभी एक आता था फिर दूसरा आता था। तो उनको 3 साल लग गए और 3 साल बाद जाकर उनका जो अकाउंट है रीएक्टिवेट हुआ। आगे फिर वो कहता है कि जनाबी अली कि मुझे भी थोड़ी सी ये तफ्शीश है, वंडर कि जब एक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के अंदर ये भी तो है ना एदर और सर्वाइवर, एदर और सर्वाइवर की ऑप्शन भी होती है कि आप एक बंदे को यानी कि सर्वाइवर जो है चूज कर लें और अगर उसके अलावा जो है एदर एक को रख लें। यानी कि अगर एक बंदे के नाम पे अकाउंट खोला जाता है तो दूसरा क्या है कि अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है तो दूसरा जो है जिस तरह से हम को एडमिन कहते हैं किसी भी चीज में, तो वो जो है इसको डील कर ले। जब ये चीज अवेलेबल है देन वाई लोग इस तरह की परेशानी क्यों लेते हैं ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने में। आगे वो कहता है कि जनाबी अली जब जो रुपीस के अंदर करेंसी के अंदर आरएस के अंदर जो हम अकाउंट खोलते हैं वो वाला, उसके ऊपर जो है जब सीएनएसी के ऊपर खुल सकता है तो इसी तरह डॉलर के ऊपर भी खुल जाता है। तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उन्होंने ये डॉलर वाले अकाउंट को इतना ज्यादा जो है क्यों इसको ओवरलोड किया हुआ है, कोई समझ नहीं इस चीज की आ रही। एंड फाइनली वो कहता है कि ये जो इतना, क्या ये स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शन है विच मे नॉट नेसेसरली बी द केस। कहता है ये सारी सारी जो कहता है ज्वाइंट अकाउंट में दोनों बंदे आओ आकर करवाओ, तो क्या ये स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शन है। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो यहाँ तक तो जनाब यदि आपको उसने दो स्टोरी सुनानी जिससे आपको पता चल गया कि अगर गवर्नमेंट में आपका अकाउंट चला जाए और वो हो भी क्या ज्वाइंट हो और डॉलर वाला हो तो आपको कितना मिसाइल पेश कर आ सकते हैं। अब आगे आ जाए जो असल बात है, कहते हैं अब जो है एक कस्टमर है वो ये चाहता है कि मैं क्या करूं, इस्लामिक फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसमें क्या करूं, इन्वेस्टमेंट करूं। तो जब वो आता है तो जो इन्वेस्टर जो है ना, जो मतलब कि मैनेजर है वो बड़े अदब से उसकी बात सुनता है और फिर उसके बाद उसको मशवरा देता है कि जनाब तुम इधर ना इन्वेस्ट करो बल्कि जो है ना इन अ गवर्नमेंट सुकूक उसमें इन्वेस्ट करो। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था सुकूक कि ये क्या होता है, ये आप लोगों ने बताना है, लेकिन किसी बच्चे ने इसका रिप्लाई नहीं दिया। तो SUKUK ये एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अगेन ये आपकी असाइनमेंट है, आपने बताना है दैट व्हाट इज सुकूक। ठीक है ना। तो कहता है मैं उसको ये मशवरा दे, फिर वो ये मशवरा देता है कि आप गवर्नमेंट वाले में इन्वेस्ट कर लो, इधर ना इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि इधर जो है ना आप लोगों को प्रॉफिट बड़ा कम मिलेगा, उधर बहुत ज्यादा है। यहाँ आपको अगर इस्लामी बैंकिंग में करते हैं तो आपको 9% के करीब मिलेगा।
लेकिन अगर आप वहां पर करते हैं तो आपको तकरीबन 19%, जो सुकूक में करते हैं तो तकरीबन 19% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। फिर वो आगे कहता है कि यहाँ पर जो कस्टमर है पूछता है कि जनाबे अली के सच लो प्रॉफिट रेट, जब वो यहाँ पर कहता है कस्टमर पूछता है कि जब स्टेट बैंक ने 22% रखा हुआ है तो आप लोग मुझे इतना 9% और 19% क्यों दे रहे हैं, उसकी क्या वजह है। तो यहाँ पर फिर वो आंसर देता है कि उसकी क्या वजह है। अब वो आंसर क्या है, वो कहता है कि आंसर ये है, he was informed that the central bank's instruction, जो सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शंस हैं of providing a minimum amount of return, कि प्रोवाइडिंग का मिनिमम अमाउंट इन रिटर्न क्या है, वो है 22%। ये सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शंस हैं। कहता है डू नॉट अप्लाई टू कस्टमर बैलेंस इन इस्लामिक बैंक्स, कि जो इस्लामिक बैंक्स के अंदर जो बैलेंस है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती। और अ प्रॉफिट रेट ऑफ 9% कंपेयर टू 90% सीम लाइक अ ग्रोस एक्सप्लोटेशन ऑफ कस्टमर्स। कहता है कि जो है ना बैंक की इंस्ट्रक्शंस, सेंट्रल बैंक की जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि 22% के रेट के हिसाब से आप लोगों ने लोगों को रिटर्न देना है, वो क्या है, डू नॉट अप्लाई टू कस्टमर बैलेंस इन इस्लामिक बैंक, जिसका भी इस्लामिक बैंक के अंदर बैलेंस है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती। तो कहता है ये तो फिर बड़ी ज्यादती है ना, कि एक बंदा जो है आप उसको 9% के हिसाब से दे रहे हैं, दूसरे के ऊपर आप 19% के हिसाब से दे रहे हैं, तो ये कितनी ज्यादती हो जाती है। नेक्स्ट वो चलता है आगे, कहता है कस्टमर वर इक्वल टू प्लेस सेविंग। तो फिर अल्टीमेटली जो कस्टमर है वो क्या करेगा, सुकूक के अंदर क्या कर देगा, अपनी इन्वेस्टमेंट कर देगा, इस्लामिक बैंकिंग के अंदर नहीं करेगा। इन्फॉर्म दैट ब्रांच मस्ट फर्स्ट मेक इट, उसके बाद क्या है, जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो ब्रांच उससे पहले क्या कहेगी कि आपका पहले हम इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल बनाएंगे, देन आपकी हम बनाएंगे रेट शीट बनाएंगे, और सुकूक की रेट शीट को देखा जाएगा। उसको देखने के बाद जो है ना रेट शीट को आपको एक लेटर साइन करना पड़ेगा, और उसके बाद जब लेटर साइन हो जाएगा तो कस्टमर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट किसके अंदर हो जाएगी, सुकूक के अंदर हो जाएगी। और ये होगी चीजें यहाँ तक। आगे वो कहता है डिपॉजिटेड गेट लोअर रिटर्न फ्रॉम इस्लामिक बैंक्स कंपेयर टू कन्वेंशनल बैंक। तो इससे ये चीज बिल्कुल वाजह हो जाती है कि जो कस्टमर्स हैं उनको इस्लामिक बैंक में अगर रखते हैं तो उनको लो रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंक। कन्वेंशनल से मुराद है कोई भी दूसरा बैंक, तो वहां पर अगर वो अपने पैसे रखते हैं तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ पर वो बताता है स्टैटिकल्स बुलेटिन, स्टेट बैंक की स्टैटिकल बुलेटिन बताता है, और उसके अंदर वो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक्सक्लूडिंग करंट डिपॉजिट वो बताता है कि कितने हैं। कहता है 17.4% जो है वो कन्वेंशनल बैंक्स के हैं, और 13.2% इन जून में किसके किसके थे, 23 के अंदर, 2023 के अंदर जो था 13.2% के हिसाब से इस्लामिक बैंक ने रिटर्न्स दिए, और 17.4% हिसाब से कन्वेंशनल बैंक्स ने क्या किया, ये वाले पैसे दिए। इस्लामिक बैंकिंग एज कम्प्लीटेड। अब वो आगे कहता है कि ये देखें 13.2% दिए हैं और इन्होंने 17.4% दिए हैं। अब वो कहता है कि इस्लामिक बैंक्स को बने हुए 20 साल हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर ना, इस और 2002 में ये बैंक्स जो है पाकिस्तान में बने थे। और कहता है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर तो इनको कोई प्रॉब्लम्स थी ना, जिसकी बात है इनके जो जो रिटर्न थे वो लो थे, लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स नहीं रही। लेकिन ये अभी भी लो देते हैं लोगों को, जो है ना ये अभी भी लो देते हैं इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर। जैसे वो कहता है कि जब ये 2002 में बनी थी तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी, उस वक्त ये था कि इनके पास पैसे थे लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करने हैं, ये प्रॉब्लम थी। इनिशियल स्टेज के ऊपर ये था कि लो रिटर्न क्यों था, क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी रिमेन अनइन्वेस्टेड, क्योंकि इनकी जो अनइन्वेस्टेड रही, जो इनके पास पैसे थे वो अनइन्वेस्टेड थे, ठीक है ना, इन्वेस्ट नहीं होते थे इन शरिया कंप्लेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो शरिया कंप्लेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वहां पर ये पैसे इन्वेस्ट नहीं करते थे, तो इस वजह से इनका जो रिटर्न था वो कम था। लेकिन कहता है कि नॉट फेस दिस प्रॉब्लम नो वेयर। अब ये मसला नहीं है। अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सुकूक्स एंड पार्क्स देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन द स्टेट बैंक्स शरिया कंप्लेंट्स अच्छी स्कीम्स। ये सुकूक के अंदर भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इसके अलावा ये जो है बैंक, जो स्टेट बैंक का जो शरिया कंप्लाइंट स्कीम है उसके अंदर भी ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं जैसे दूसरे बैंक करते हैं। तो इसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, अभी भी ये लोगों को प्रॉफिट जो है ये थोड़ा देते हैं, ये गलत करते हैं। फिर आगे वो कहता है जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं ना, विंडफॉल प्रॉफिट,
इन करंट इन्वेस्टमेंट। आगे वो यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात करता है कि ये जो पाकिस्तान है दैट इज पैराडाइज, ये पैराडाइज है किनके लिए? बैंक्स के लिए। बैंक्स के लिए क्या है? ये एक जन्नत है पाकिस्तान। 22% के हिसाब से यहाँ पर उनको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है बैंक्स वालों को। तो ये क्या है? जन्नत है। जो किसके लिए? बैंक्स के लिए। तो यहाँ पर वो बताता है कि इन बैंकों ने बड़ा पैसा कमाया, छापा है। 2023 की वो फिगर्स देता है। 2023 में वो बताता है कि इन्होंने जो सब ने तकरीबन रुपीज 284.5 बिलियन, इतने बिलियंस इन बैंक्स ने कमाए हैं पाकिस्तान में प्रॉफिट के ऊपर। तो ये क्या है? पाकिस्तान क्या बन चुका है इस वक्त? जन्नत बन चुका है। एंड फाइनली जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो ये वो लिखता है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उसकी ऑफिशियल मीटिंग होती है, वहां पर कहा जाता है पाकिस्तान इज अ बैंकर्स पैराडाइज डिस्पाइट देयर इनएफिशिएंसीज, कि पाकिस्तान जो है ना, बेशक उसमें जितनी मर्जी इनएफिशिएंसीज हैं, एफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एक पैराडाइज है किनके लिए? बैंकर्स के लिए। ये थी जी फाइनल उसकी स्टेटमेंट। जनाब अली, इसके अंदर आप लोगों ने इकोनॉमी को देख लिया और कुछ हद तक इसने क्योंकि एक डिमेंशन इसने डिस्कस की है ना, तो जैसे जैसे आपके आइडियाज मैच्योर होते जाएंगे आप इन चीज़ों को है कहीं ना कहीं फिट करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट जो ओपिनियन है वो आ जाता है बोर्न इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पैदा होना। इसके अंदर वो आइडेंटिटी जो है वो डिस्कस करता है। कहाँ कहाँ डिस्कस करेगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन इसके अंदर डिस्कस हो सकते हैं। रिलेशन हिस्ट्री, हिस्ट्री को रिलेशन, जो हिस्टोरिकल रिलेशन थे उनको फ्यूचर में कैसे रिलेशंस होंगे उनको बता सकता है। आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान में जो आए हुए हैं उसके बारे में बात करेगा। जो अफगानियों का डिपोर्टेशन किया जा रहा है उसकी बात करेगा। और 1951 का जो सिटीजन एक्ट है उसकी बात करेगा, जिसके तहत 1947 में जो लोग आए थे पाकिस्तान में हिजरत करके, उनको सिटीजन राइट दिए गए थे। तो क्या ये अफगानियों के ऊपर नहीं लग सकता? उसकी बात करेगा। रिफ्यूजीज इश्यूज की बात करेगा, क्या क्या इश्यूज है, खास तौर पर औरतों को, बच्चों को, लड़कियों को जब वो अफगानिस्तान में जाएंगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ेगी। और बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर इस रिपैट्रिएशन से क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे उसके बारे में वो डिस्कस करेगी। तो बोर्न इन पाकिस्तान पे आ जाते हैं जी। इसके अंदर वो कहता है कि जनाब अली क्या कहती हैं? कहती है कि ग्लोबल रिसर्च जो रिपोर्ट, ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसके मुताबिक फोर्स माइग्रेंट्स के ऊपर बात करती है। कहती है बच्चों की स्टोरियां जो है वो मैंने सुनी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जिनके माँ बाप में से एक जो था वो हिजरत करके आया हुआ था, अफगानी था। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके दोनों माँ बाप जो हैं वो अफगानी थे, लेकिन वो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए थे। तो उनकी मेमोरीज जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, रह जाएंगी। ठीक है। और उनके पास ये एक चीज हमेशा रहेगी कि आई वॉज बोर्न हेयर, कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। ठीक हो गया, ये स्टोरी बता रही है। फिर आगे वो आ जाती है कि सितंबर 2023 को एक अनाउंसमेंट की जाती है कि जो फैमिलीज अनडॉक्यूमेंटेड हैं उनको डेडलाइन दी जाती है 1 नवंबर की, उससे पहले पहले वो पाकिस्तान से चले जाएं। और एस्टिमेटेड कितने हैं? 1.7 मिलियन पीपल हैं जिनमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं। उनको कहा गया है जो कि 1980s से पाकिस्तान में क्या है, रह रहे हैं 1980s से। तो उनको कहा गया है कि वो चले जाएं। फॉर मैनी ये है कि अ सेकेंड एंड ऑफ्टन अ थर्ड जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन हैज ग्रोन अप इन पाकिस्तान। अब जो 1980 से रह रहे हैं उनकी सेकेंड छोड़ने थर्ड जनरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी हुई है। तो कहते हैं कि ये सिटीजनशिप की जो पोजीशन है रिमेन्ड इनसिक्योर्ड, अभी भी उनकी जो सिटीजनशिप की पोजीशन है वो सिक्योर नहीं है। यहाँ तक कि उनको आप रजिस्टर्ड किया हुआ है आपने एज ए रिफ्यूजी, तो POR यानी कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन उनके पास है, जिसको आप अफगान सिटीजन कार्ड भी कहते हैं, जिसके तहत उनको आपने यहाँ पर रहने का मौका दिया था। यानी कि बताना ये चाह रहा है कि 2 से 3 नस्लें जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, यहाँ पर रही हैं, बड़ी हुई हैं, लेकिन अभी भी उनके पास जो है आइडेंटिटी नहीं है एज ए पाकिस्तानी। उनके पास अभी भी क्या है, वही आप जो उनको प्रूफ और रजिस्ट्रेशन है अफगानी सिटीजन का उनके पास कार्ड्स हैं। फिर कहते हैं अगर ये है कि एक वो यहाँ पर 2 और 3 साल से रह रही हैं तो फिर इसको आइडेंटिटी कहते किसको है? व्हाट इज आइडेंटिटी? ठीक है ना, आइडेंटिटी क्या एक डॉक्यूमेंट का नाम है? यानी कि आइडेंटिटी क्या एक डॉक्यूमेंट का नाम है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि जिससे एक बंदे को एजुकेशन मिलती है, वहां पर रोजगार मिलता है, वो अपने फ्यूचर को
ख्वाब पूरे कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी के पास पीओआर और अफगान सिटीजन कार्ड है तो फिट इनटू सम डोर्स, तो उसके लिए कोई और डोर्स हैं, ठीक है ना। उसको फॉर्मल एजुकेशन जो है, स्कूल जो है, यानी कि उसका फ्यूचर फिर समथिंग डिफरेंट हो सकता है। तो कहते हैं कि ये तो एक फेज है ना, अभी सेकंड फेज जो है ना रिपेट्रिएशन की, डिपोर्टेशन की, वो भी इसके बाद प्लान की जा रही है कि इसके बाद एक सेकंड फेज भी आने वाली है। देन वो आगे करता है कि आइडेंटिटी इज मोर देन अ पीस ऑफ पेपर। ये एक मोर देन अ पीस ऑफ पेपर अब जो है वो क्या है, परहैप्स कहती है कि देन जो आइडेंटिटी है ये एक मोर देन पीस ऑफ पेपर है। और इसमें वो बात करती है कि सम टाइम्स लोग यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपने घर जो है बनाए, अपने रिलेशंस बनाए, बच्चे यहाँ पर उनके पैदा हुए, यहाँ पर बड़े हुए, यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर उन्होंने अपने दोस्त बनाए। लेकिन अब उन सब को वो क्या कर रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां पर जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। कहती है इन पैरेलल रियलिटी, इसी के अगेंस्ट अगर हम ये रियलिटी देखें कि जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं दे रहे, जो जिस तरह से जो 1951 में 1951 सिटीजनशिप एक्ट जो था, जिसके तहत जो 1947 में लोग आए थे ना पाकिस्तान में रिफ्यूजी, उनको हम लोगों ने सिटीजन राइट्स दिए थे, उसके मुताबिक जो है ना हम पैरेलल जो रियलिटी पैरेलल काम नहीं कर रहे, ठीक है। आगे वो बात करती है कि अब उन जो यहाँ पर आए हैं अगर इसके तहत देखा जाए तो उनको आपको बैंक अकाउंट्स खुलवाने उनको ये की ऑप्शन मिलनी चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदें, स्कूलों में रहें पढ़ें, ठीक है ना। और इसी तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि वो अपने मुल्क को देखें, यानी कि उनको आप सिटीजन राइट दें ना, जिस तरह हिजरत करने वालों को मिल गए थे ना, वहां से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, तो ये भी तो हिजरत करके आए, तो इनको भी आप लोग दे दें, तो ये सारी उनको सहूलतें मिलेंगी, और उसके साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन जाएंगे, और वो जो सोसाइटी है उसके अंदर अच्छे तरीके से रहेंगे, हारमोनियस फॉर यानी कि फ्यूचर होगा उनका। मगर कहती है बट आवर रियलिटी इज लेस देन यूटोपियन, कहती है कि लेकिन हमारी रियलिटी कुछ और ही है, हमारा जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनको देखकर ये सारा कुछ हमें सारी पॉलिसीज जो हैं ये करनी पड़ रही हैं। आगे फिर ये कहती है वन क्वेश्चन इज, ये जो सडन एक्सपोर्ट जो है ना, हम आप लोग अफगानी कम्युनिटीज को निकाल रहे हैं यहाँ से, तो उसके जो इम्पैक्ट हैं आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पर अच्छे इम्पैक्ट होंगे? तो वो कहती है इससे अच्छे इम्पैक्ट नहीं होने वाले, बल्कि इससे नुकसान होने वाला है, खास तौर पर वायलेंस जो है तालिबान की तरफ से जो होगा वो भी। फिर वो आगे बात करती है कि बहुत से बच्चों को, औरतों को या बड़ों को जो है होल्डिंग सेंटर में अक्रॉस द बॉर्डर रखा हुआ है, और ये जो है एक साइन है आर ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिफ्यूजी एजेंसी हैं, वो क्या कह रही हैं कि जनाबी अली इट विल बी द लेटेस्ट वेव ऑफ डिसरप्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। जब से जंग वहां पर हुई है अमेरिका में, तो उसकी ये एक लेटेस्ट हमारे सामने शक्ल आई है, जिसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने कोई सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ क्या है फ्यू और नो रिमेनिंग पर्सनल नेटवर्क्स टू मोर आउट टू मोर देम। इसके अलावा वो कहती है कि अब क्या है कि सर्दी आने वाली है, तो कैंप्स वहां पर क्या और लगाने पड़ेंगे उनको, लोगों को बॉर्डर इधर भी, या जो हिजरत करके उधर चले जाते हैं तो सर्दी की वजह से उनको और ज्यादा कैंप्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो उस तरफ पहुंचेंगे उनके लिए उनकी रहायश का मसला होगा, खाने का मसला होगा, शेल्टर का मसला होगा, उनकी एजुकेशन का मसला उनको फेस करना पड़ेगा, उनकी जो लिवलीहुड है यानी कि उनकी जो रोज की जो मजदूरी है, उनको कमाई करने का मसला होगा। तो कहती है जर्नी इटसेल्फ जो अपने आप जो है ना, ये फिजिकल प्रोटेक्शन रिस्क औरतों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी क्या कर रही है, रिस्क पैदा कर रही है, और इससे क्राइसिस पैदा होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो कैंप्स की कंडीशंस होंगी ना इस तरफ भी और उस तरफ भी, जो लोग जाकर कैंप्स लगाएंगे वो अनहाइजेनिक होंगी, ठीक है ना। वहां पर रिस्क होगा कि बीमारियां फैलेंगी, और इसके अलावा लोगों को फिजिकली और सेक्सुअली वायलेंस भी हो सकती है औरतों की। यहाँ तक थी। नेक्स्ट वो क्या कहती है कि ये जो लोग हैं दे वर रिफ्यूजी हियर, ये यहाँ पर भी रिफ्यूजी हैं, और अगर ये लोग वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं तो ये वहां पर भी क्या होंगे, रिफ्यूजी ही कहलाएंगे। और बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अफगानिस्तान की कैपेसिटी है इतनी कि वो इतने ज्यादा लोगों को अब्जॉर्ब कर सके? क्या पाकिस्तान की अफगानिस्तान की ये कैपेसिटी है कि इतने लोगों को अब्जॉर्ब कर सके? और फिर वो कहती है कि बच्चों के ऊपर क्या है, बड़े ही ज्यादा इस जबरदस्ती आप माइग्रेशन करवा रहे हैं,
उनके ऊपर बड़े इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे साइकोलॉजिकली, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है सेफ एंड चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस उनको नहीं वहाँ पर मिलेंगी। एंड नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, जैसे कि बच्चों की वहाँ पर अगर वो जाते हैं तो समझ लें अर्ली मैरिजेस का भी उनको सामना करना पड़ सकता है, चाइल्ड लेबर का भी सामना करना पड़ सकता है अफगानिस्तान में जाकर। गर्ल्स के लिए वो कहती है कि एक्सप्रेसिंग टेरर एट द प्रोस्पेक्ट लॉजिंग, कि वहाँ पर अगर गर्ल्स जाती हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस ये होंगे गर्ल्स के लिए कि उनकी जो एजुकेशन है वो तो समझ लें ख़त्म ही होगी ना, क्योंकि वहाँ पर जो फीमेल की एजुकेशन तो अफगानिस्तान में बंद है, तो वो उनको एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। नंबर वन, स्कूल नहीं जा सकेंगी, अर्ली मैरिजेस उनकी हो सकती हैं, और हो सकता है कि दूसरी जो लेबर के अंदर भी उनको घसीटा जाए। नेक्स्ट वो कहती है एज ऑफ नवंबर 5, जैसा कि नवंबर 5 को देखा गया कि 1,28,000 लोग जो थे उन्हें वाया तुर्खम को क्या किया गया, वो अपने वापस चले गए। तो रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी आई हैं कि कई माइनर्स, कई छोटे बच्चे जिनका तल्लक जो है यहाँ पर, यहाँ के पख्तून इलाकों से था, वो भी क्या थे, वो अपने घर वालों से अलहदा हो गए और इसी धक्कम पील के अंदर वो भी क्या, माइनर्स जो भी क्या है गलती से उनको भी जो बॉर्डर है वो क्रॉस करवा दिया गया। तो कहता है ये इस तरह की जो हरकतें हैं ना, उससे हम लोगों को ये समझ आती है जनाब अली कि हमें ज़रूरत क्या है। हमें अभी ऑल टाइम चाहिए, एक तो केयरफुल तरीके से हमें प्लानिंग चाहिए, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन सब को मिलाकर हमें क्या करना चाहिए, एक प्लान मुरतब करना चाहिए और फिर स्लोली स्लोली ये काम करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंड फॉर डिकेड्स प्रॉमिस इट विल बी वॉलंटरी, सेफ एंड डिग्निफाइड, कि कई जो सालों की जो मेहनत है प्रॉमिस किए हुए हैं हमने, तो अब उनको एकदम से हम खराब ना करें, बल्कि लोगों को मौका दें कि वो वॉलंटरी अपनी मर्जी से एक सेफ महफूज तरीके से और इज्जत के साथ यहाँ से छोड़कर वो चले जाएं। फिर वो कहती है थर्ड जनरेशन जो चिल्ड्रन, उनकी आइडेंटिटी की बात कर रही है कि वो यहाँ पर पैदा हुए हैं, ये उनका मुल्क है, उनकी यहाँ पर आइडेंटिटीज़ हैं, यहाँ पर उनकी यादें हैं, उन्होंने अपनी यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है, और उनके यहाँ पर घर घर भी हैं, और वो हमेशा यही, ये अगर वो चले भी जाते हैं लेकिन वो हमेशा यही सोचेंगे क्या, कि दे वर बोर्न इन पाकिस्तान। तो ये बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्ट्स है, तो इसमें आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो नज़र आ रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। आपके जो रिलेशंस हैं इस चीज़ को लेकर जो है वो बिगड़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि काबुल जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा, लेकिन पहले कौन से अच्छे हैं, पहले भी तो खराब ही हैं। ये एक जी है पिक्चर है जो आज की है, रीड रेडिफाइंग रेडिंग PIA फॉर टेक ऑफ बिफोर सेल, सेल करने वाले हैं जिसको ये प्राइवेटाइज करने वाले हैं, इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइज कर दें, और ऑलमोस्ट 51% इसके शेयर्स ये बेचने वाले हैं, क्योंकि ये लॉस में जा रही है बहुत ज़्यादा, तो इसके ऊपर प्लान हो रहे हैं। नेक्स्ट जो ओपिनियन है ये है लॉन्ग रोड अहेड। इसका जो बेसिक कंटेक्स्ट है ना वो ये है कि जनाब 2022 के अंदर क्या होता है, सैलाब पाकिस्तान में आता है, और उस सैलाब से जो तबाहकारियां हुई थी, जो लोगों के घर उजड़े थे, जिससे लोग तबाह बर्बाद हुए थे पाकिस्तान में, उन लोगों को जो विक्टिम्स हैं उनको जो है ना, फ्लड्स हैव बीन, उनको सारे जो हमारे लीडर्स हैं वो बोल चुके हैं, उनको किसी किस्म की इमदाद नहीं दी गई, वो जैसे हैं वैसे के वैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये उसके ऊपर वो बताएगा कि कितनी तबाही हुई, किस तरह से तबाही हुई, और अभी के लिए क्या चल रहा है। क्लाइमेट क्राइसिस मेन टॉपिक आपका बनेगा इसमें, क्योंकि ये क्लाइमेट क्राइसिस का रिजल्ट है। क्लाइमेट चेंज कह लें, क्लाइमेट क्राइसिस कह लें, ग्लोबल वार्मिंग कह लें, ये उसका रिजल्ट है, ये वाला जो ओपिनियन निकल गया। तो इसमें कहता है पाकिस्तान और क्लाइमेट क्राइसिस, पाकिस्तान में क्लाइमेट क्राइसिस की क्या सिचुएशन है वो पता चलेगा। COP27, COP28 इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। प्रीवियस जरूर सुने जनाब, प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनको जरूर सुने, अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी उस दिन जो COP28 के अंदर पैसे मिलने वाले थे वो पाकिस्तान को क्यों नहीं देने वाले, वो क्यों नहीं दे रहे, क्यों इनकार कर रहे हैं, ठीक है। और COP28 अभी दुबई में होने वाली है जी, ये प्रीवियस लेक्चर जरूर सुने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट क्राइसिस और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, यहाँ स्टैंड कर रहा है। 2022 में फ्लड आता है, इसके इम्पैक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर होते हैं, पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ जाती है, सैनिटेशन हेल्थ इश्यूज होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का इशू होता है,
इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाते हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। सिंध और फेडरल गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया है, लेकिन ग्लोबल रिस्पॉन्स कहाँ पे है? COP20 क्या कह रहा है? इतनी तबाही होने के बाद क्या हमारी की मदद होने वाली है? तो ये सारी की सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन दिस ओपिनियन। लॉन्ग रोड अहेड, इसके अंदर वो क्या बताता है? वो कहता है जनाब, होता क्या है कि लास्ट ईयर फ्लड आता है पाकिस्तान के अंदर, और उससे क्या होता है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा तबाही हो जाती है। लेकिन हमारी मेमोरीज जो हैं वो फेड हो चुकी हैं, लेकिन लोगों की जो मिजरीज हैं वो अभी भी, लोगों की जो तकलीफ हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हमारी जो याददाश्त है उससे ये, हम उसे भूल चुके हैं। कहता है इसके कुछ इम्पैक्ट्स हुए थे, ठीक है ना, जिनमें से एक वो कहता है पॉवर्टी था, गुर्बत। इस फ्लड की वजह से गुर्बत आई थी, ठीक है ना। और वर्ल्ड बैंक कहता है उसकी जो रीसेंट मैक्रो पॉवर्टी आउटलुक आई है ना, उसमें पॉवर्टी इन पाकिस्तान बढ़ी है। ये वाला वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें जो पॉवर्टी है पाकिस्तान में बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, उसकी कुछ रीजंस वो बताएगा, ये फ्लड से हटकर भी है। अब वो रीजंस जो हैं पॉवर्टी की, आप जैसे टॉपिक आएगा पॉवर्टी का तो आप उसमें लिख सकते हैं ना, व्हाट आर द काजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो ये जनाब अली यहाँ पर रीजंस लिखी पड़ी हैं, पढ़ देता हूँ। कहता है कि क्या है जी, लास्ट ईयर फिजिकल ड्यू टू, क्यों है, स्काई रॉकेटिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं, फूड की कीमतें बढ़ी हैं, उस वजह से गुर्बत बढ़ी है। स्ट्रगलिंग लेबर मार्केट, स्ट्रगलिंग लेबर मार्केट है, लोगों के पास काम ही नहीं है करने को। द आफ्टर मैथ ऑफ द फ्लड्स, फ्लड्स के बाद जनाब ये, तो ये दो तीन चीजें बता देता है वो, जिसकी वजह से पॉवर्टी पाकिस्तान में बढ़ी है। एक उनमें से जो फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, वो भी वो ऐड अप कर देता है। फिर वो बताता है स्टोरी फ्लड्स 2022 की। कहता है उसमें क्या हुआ, तकरीबन 10 मिलियन लोग जो सिंध के अंदर थे ना, उनको एक 10 मिलियन लोग, जो सिर्फ सिंध की बात कर रहा है, सिंध के अंदर थे 10 मिलियन, 1 करोड़ बंदा, ठीक है ना, 10 मिलियन लोग थे, उनको डिस्प्लेस हुए अपने घरों से, यानी कि उनको अपना घर छोड़कर छोड़ना पड़ा। और इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी हद तक तबाह हुआ। और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी जो रिपोर्ट रिलीज हुई है, उसके मुताबिक अप्रैल के अंदर 2 मिलियन घर जो है वो तबाह हुए थे। कितने, 2 मिलियन घर जो है वो तबाह हुए थे, और उनमें से 1.4 मिलियन जो है वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए थे, बिल्कुल ही खत्म ही हो गए थे। और कितने लाइव स्टॉक का कितना जो है कितनी तबाह हुई, 436, 435, 4,36,435 जो जानवर थे लाइव स्टॉक के, वो तबाह हो चुके थे। 3.7 मिलियन एकड़, इतनी जमीन जो है वो क्या हुई, इससे तबाह हुई। फसलें जो हैं इसके ऊपर थी वो भी तबाह हो गई। अब इससे इसके रिजल्ट्स क्या निकले, इससे जनाबे आई गुर्बत आई, पॉवर्टी आई, माल न्यूट्रिशन, खुराक लोगों को नहीं मिल सकी, मेंटल डिसऑर्डर लोगों को हो गया, और सोशल इनएबिलिटी लोगों के अंदर पैदा हो गई। तो ये इसके रिजल्ट आए फ्लड्स के। आगे जी कहता है कि जब मैं रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया ना, किन इलाकों का, खैरपुर मीर का, नौशहरो फिरोज का, गोटकी का, बदीन का, मीरपुर खास का, और दूसरे सिंध के इलाकों का, तो मुझे बड़ी जो है ना ये तकलीफ दा था मेरा ये सफ़र था। मैं इस जो सफ़र से बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई। फिर कहता है एक औरत मुझे मिलती है जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी थी, और वो बताते बताते मुझे रोना शुरू हो गई। क्या, कि उसकी जो मेमोरीज थी उनको वो रिकॉल जब उसने किया तो वो रोना शुरू हो गई। उसने बताया कि किस तरह उसने कई महीने जो हैं टेंट के अंदर गुजारे थे। उसे सारे दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना मिलता था, एक टाइम का खाना खाकर उसने सारे दिन में गुजारा किया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है उसको कई रातें जागना पड़ी, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा था, उसे सोने नहीं देता था। तो ये वहाँ की ये सूरत हाल वो बता रहा है। पता चला लोग किस तरह से ज़हनी मरीज होते हैं, इस तरह से मरीज होते हैं। फिर वो कहता है द लॉस ऑफ क्रिटिकल सर्विसेज हैज मेड लाइफ मिजरेबल फॉर मिलियंस, कि जो क्रिटिकल जो सर्विसेज थी उनका भी लॉस हो चुका था, वो भी नहीं मिल रही थी। जैसे ग्राउंड वाटर जो था उसकी वजह से जो क्या था, पानी खड़ा हो चुका था, तो अंडरग्राउंड वाटर भी जो था वो भी जो है मिल नहीं रहा था। साफ पानी यानी कि पीने को मिल नहीं रहा था, खाने पकाने को नहीं मिल रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, ये पानी जब आपको ना मिले तो उससे भी क्या प्रॉब्लम पैदा हो रही थी। फिर आगे कहता है पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट 5318 वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन स्कीम्स इन सिंध। कहता है वो पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट जो है ना यहाँ पर लिखा है वो बताती है
कि 5318 जो है वाटर सप्लाई की जो थी एंड सैनिटेशन स्कीम थी सिंध के अंदर, जो कि डैमेज हुई हैं इस फ्लड की वजह से। वाटर और सैनिटेशन कम्युनिटी जो है वाटर वो नहीं मिला, सैनिटेशन की तबाही हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई और म्यूनिसिपल सर्विसेज खराब हुई। इन सब की वजह से कितना लॉस हुआ पाकिस्तान को, 509 मिलियन डॉलर्स का इस शक्ल में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और इसके अलावा जो पीने वाला पानी था कहता वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। आगे वो बताते हैं कि मलेरिया जो है पानी चूंकि खड़ा रहा तो पहाड़ी स्टेगनेंट पानी की वजह से जो मलेरिया जो है वो होना शुरू हो गया। 2,47,799 जो केसेस हैं जनाबी अली, वो मलेरिया के सामने आए। 2,47,799 केसेस जो किसके, मलेरिया के केसेस सामने आए जनवरी टू अगस्त से लेकर। कहता है ये तो सिर्फ आइसबर्ग है। आइसबर्ग का क्या कहते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा है, टिप है आइसबर्ग की। समुद्र के अंदर जो बर्फ तैरती है ना तो आइसबर्ग ऊपर वाला हिस्सा में नजर आता है, नीचे बहुत बड़ा होता है। तो कहता है ये तो सिर्फ टिप है उसकी जो मैं बता रहा हूँ, बाकी जितने मसाइल हैं वो तो बहुत ज्यादा है। और कहता है कि मलेरिया जो बढ़ रहा था ना उसमें भी क्या था कि पानी बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रखा और पुअर सैनिटेशन जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से और जो है ये हुआ, और कई जगह पे तो पानी लोगों को गंदा पानी पीना पड़ा। तो कहता है जो मेजर काजेज थी ना ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंक्लूडिंग क्लैप्स हाउसेस, कि जिसकी वजह से लोग जो थे वो उन्होंने एक जगह छोड़ के यानी कि दूसरी जगह चले गए। तो 2 मिलियन हाउस जो थे वो तबाह हो चुके थे। और इसमें से ज्यादातर लोग वो कहता है घर जो थे उस इलाके के कच्चे के बनाए हुए थे, कच्चे यानी कि जो मिट्टी होती है ना उससे बने होते थे। तो एनुअल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 जो आती है सिंध ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, उसके मुताबिक जो रूरल एरियाज के अंदर घर हैं वो ज्यादातर कच्चे के हैं। तो अभी जो है उससे क्या कहता है हाउसेज इज द वर्स्ट फ्लड डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग। अब वो आगे फिगर्स बताता है कि किस जिले में कितने परसेंट हाउस गिरे। दादू के अंदर 56% हाउस गिरे, जम्मू के अंदर 65%, कमोरा के अंदर। ये बता रहा है कि कितने परसेंट जो है कच्चे के घर बने हुए हैं इन इलाकों के अंदर ना। तो ये टीचर्स बताता है। तो बात उसका मतलब करने का ये है कि इतने वो पुअर लोग थे कि उनके जो घर हैं कच्ची ईंटों के बने हुए थे, तो जैसे ही वो सैलाब घर आया तो वो सारे के सारे टूट गए। उसके बाद जो सिंध गवर्नमेंट है उसने इनिशिएटिव लिया और अब सिंध गवर्नमेंट उनको पक्के के घर बनाकर दे रही है। और 3,25,000 घर तकरीबन हम लोग बना रहे हैं सिंध गवर्नमेंट। तो कहता है कि फ्लड्स की वजह से क्या हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो ब्रिज थे वो तबाह हो गए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं, लोग जो हैं उनको सड़कें मिल नहीं, रास्ते ख़राब हो चुके हैं। और कई सड़कों पर रस्तों पर तो पोर्ट होल्स बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिसकी वजह से लोग दूसरे इलाकों से लिंक नहीं कर पा रहे। तो ये सारे का सारा क्या है, ये जो कुछ फ्लड्स की वजह से हुआ है ये उसने उसको डिस्कस किया है। अगर अभी भी किसी को पता ना हो कि 2022 में क्या हुआ था फ्लड्स में, तो जनाब ये हुआ था। अब इसको लेकर पाकिस्तान COP28 में कह रहा है मुझे 100 बिलियन दो भाई, मेरी इतनी तबाही हुई है। और ये तबाही क्यों हुई है, क्योंकि आप लोगों ने धुआं छोड़ा है फिजा में और वो लोग मान नहीं रहे। वाई, क्यों नहीं मान रहे, डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, वहां पर जाकर सुन लें। ठीक है जी, आगे आ जाए। नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला, वफाज कैफिया। इसमें क्या जियो पॉलिटिक्स का आपका कंसेप्ट पैदा होगा। ये बंदा पोइट है तो पोइटरों वाली बातें करेगा, ठीक है। फलस्तीन का इशू है उसकी हिस्ट्री बताएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इसके कुछ दोस्त पढ़ते थे फलस्तीन के, उनके बारे में बात करेगा। फिर बड़ी जो प्यारी बात इसके अंदर सिर्फ एक ही मुझे नजर आई, सिमिलैरिटीज बताएगा। पेपर पर्सपेक्टिव में सिमिलैरिटीज बताएगा पाकिस्तान और इसराइल में कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं। और फिर वफाया कैफिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। कैफिया बेसिकली ये जो स्कार्फ इसने अपना डाला हुआ ना, ये फलस्तीनी स्कार्फ एक जो है ना ये लेते हैं सर पर, तो इसको कहते हैं कैफिया। और वफाया क्या है कि इसके साथ इसका जो दोस्त पढ़ता था उसकी बेटी थी छोटी, उसका नाम था बेसिकली, और उसने इसको गिफ्ट दिया था ये वाला। तो इस उसके नाम से इसने ये रख दिया है। तो इसके अंदर वो कहता क्या है कि 40 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी यही लगता है ये कल की बात है। 40 साल किस चीज़ को गुजर चुके हैं, बेसिकली ये अपनी मेमोरीज की बात करता है कि जब इसका दोस्त इसके साथ था फिर वो वेस्ट बैंक गजा में चले गए। तो ये बात यही करेगा, शायर है मुख्तलिफ बातें करता है, लेकिन इसमें इसके अंदर जो मेन बात मैं एक दो कर देता हूँ, लेकिन जो मेन पेपर की बात है वो है सिमिलैरिटीज, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। और ये कहता है कि फ़लस्तीन की गर्ल वफा,
और बात ये करेगा कि जनाब अली के हम लोग जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पढ़ते थे, वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुल्कों से लोग आते थे, जिनमें सूडानी भी थे, सोमालियन भी थे, अल्जीरियन भी थे, ईरानी भी थे, जॉर्डियन भी थे, थाइज भी थे, फिलिपीनियन भी थे और फ़लस्तीनी भी थे। कहते हैं हाँ, सिंधी, बलूची, पख्तून, सराइकी, पंजाबी, गिलगित बल्तिस्तानी एंड कराची टी स्टूडेंट्स वर कंसर्न्ड एज मच एज नेल्सन मंडेला। जितना वो नेल्सन मंडेला के बाद उनको कंसर्न था, इसी तरह से जो यासर अरफात था, उसके बारे में भी उनको कंसर्न थे। हमास की बात करता है हल्की सी, और फाइनली वो बात आ जाती है यहाँ पर, जिसके अंदर वो सिमिलरिटीज बताता है। कहता है सिमिलरिटीज हैं पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान। क्या है, नंबर वन पर पॉलिटिक्स की बात करता है। कहता है पॉलिटिक्स के अंदर वही चेहरे रोटेट होते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में रोटेट होते रहते हैं बार बार, नवाज शरीफ आ गया, शहबाज शरीफ आ गया, जरदारी आ गया, तो कहता है वहां पर भी इसराइल में भी रिपीट होते हैं चेहरे, वही बार बार आ जाते हैं, पहले उसकी गवर्नमेंट, फिर उसकी, फिर दोबारा उसकी। तो ये तो एक ये है। और दूसरी सिमिलरिटी है जुडिशरी की। जुडिशरी के बारे में अगर आप लोग करंट इशू से रहें, तो रिसेंटली पीछे जो इसराइल के अंदर बड़े मुजाहरे हो रहे थे, और उन मुजाहरों की वजह ये थी जुडिशियल रिफॉर्म, जो किसने की थी, पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने अक्सर में कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की थी जिससे जो जुडिशरीज की पावर को वो उन्होंने कम कर दिया था, और पार्लियामेंट की पावर्स जो थी वो थोड़ी बढ़ गई थी। कहता ये हुआ कहाँ पर, इसराइल में। यही काम पाकिस्तान में भी हुआ है। जो एक्ट आया था ना 2023, इसलिए कह रहा हूँ फिर दोबारा जाओ जनाब, प्रीवियस लेक्चर सुनो। उसके अंदर है एक सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एंड प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस एक्ट, इस तरह का उसका नाम है, 2023, जो कि अभी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने दिया था, जिसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसकी पावर्स को क्या कम कर दिया गया, कि वो अकेला ही सुओ मोटोस नोट ले लेता था। सुओ मोटो नोटिस ले लेता ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अकेला ही ले लेता था, अपनी मर्जी के जब बेंच बना लेता था, ये तू इस बेंच में शामिल है। तो उन्होंने कहा इसको यार कंट्रोल करो, तो इसको इन्होंने कंट्रोल किया इस एक्ट के तहत, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसराइल वालों ने भी कंट्रोल किया जुडिशरी को। तो ये चीज इन दोनों के दरमियान, एक तो पॉलिटिक्स सिमिलर, और दूसरा जुडिशरी भी दोनों के दरमियान सिमिलर। नंबर थ्री, ये दोनों को दोनों यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। इन दोनों को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए यूएसए से। तो इस लिहाज से भी ये दोनों डिफरेंट, दोनों को दोनों क्या है, इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज है। तो ये 1, 2 एंड 3, these are the three similarities which he discussed in this opinion regarding Pakistan and Israel। और बाकी जो है वो स्टोरी ही है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो पेपर पर्सपेक्टिव में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर यही जो मेन चीज़ थी कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सो जी, आज का लेक्चर इतना ही था। सो अब आपने इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माइन वन। और कुछ जो है बच्चे वोकैबलरी के पर्सपेक्टिव में भी कह रहे हैं, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा कि इसका क्या करना है। वोकैबलरी की लेक्चर्स के बारे में बात की जा रही है, सो आई विल डिस्कस इट लेटर। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।